आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे रिवीजन अध्याय नंबर 2 इतिहास के समाजवाद और साम्यवाद। पिछला क्लास में हम देख चुके हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। अब देखेंगे साम्यवाद, एक नई व्यवस्था है। साम्यवाद मुख्य रूप से इसकी उत्पत्ति जो होती है वो रूस से होती है। उससे पहले भी कुछ पृष्ठभूमि है, इसके बारे में जान लेंगे। सबसे पहले साम्यवाद क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो वर्गहीन समाज की अवधारणा को व्यक्त करता है। वर्गहीन समाज का तात्पर्य ये होता है कि समाज में ऊंच नीच किसी का मतलब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विनाशक रूप के रूप में देख सकते हैं इसको, साम्यवाद को। आइए देखते हैं एक एक करके। ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का वितरण किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में होता है। उसको क्या बोलते हैं? साम्यवाद व्यवस्था। ठीक है, क्या है? ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों और वितरण पर समाज का नियंत्रण होता है। अर्थात समाज एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है जिसमें, यानी कि साम्यवाद एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है जिसमें से उत्पादन के साधन और वितरण का जितना भी नियंत्रण जो होता है वो समाज, लोकतांत्रिक व्यवस्था या तत्कालीन सरकार के हाथ में होता है। वो क्या करेगा? संपूर्ण समाज के विकास के लिए उस संसाधन का प्रयोग करेगा। वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? पूंजीवादी में जो होता है वो पूंजी का स्वामित्व होता है, यानी कि किसी निजी व्यक्ति के हाथ में ज़्यादा होता है। तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। और ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो है, ये साम्यवादी व्यवस्था कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को व्यक्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी विचारधारा के लोग कौन थे? तो निजी संपत्ति के ये लोग जो होते हैं वो विरोधी होते हैं। निजी संपत्ति पूंजीवाद के विरोधी होते हैं। उनका मानना है कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था की सारी समस्या की जड़ है। अगर निजी स्वामित्व की व्यवस्था कर देते हैं तो क्या होगा? गरीबों के अधिकार का हनन होगा, मजदूरों के अधिकार का हनन होगा, किसानों के अधिकार का हनन होगा। तो इसके कट्टरवादी विरोधी होते हैं कौन? साम्यवादी व्यवस्था को जो समर्थन देते हैं। साम्यवादियों का तर्क है कि संपत्ति धारक व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है, वह उनके बारे में नहीं सोचते हैं जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। ये साम्यवादी व्यवस्था में जो पूंजीवादी लोग जो होते हैं वो उनके बारे में नहीं सोचते हैं जो उनको पूंजीवादी के रूप में खड़ा किए हैं समाज में। पूंजीवादी के रूप में खड़ा करने में उनको किनका योगदान रहेगा? तो अगर फैक्ट्री के मालिक हैं तो मजदूर का योगदान रहेगा, अगर वो जमींदार वर्ग से हैं तो किसान का योगदान रहेगा, अगर कोई और क्षेत्र से है तो मतलब निम्न स्तर के लोग का ही ज़्यादातर योगदान रहता है। और वो उनके बारे में ना सोच करके वो खुद के बारे में सोचते हैं। तो इसका विरोधी रहता है का साम्यवादी व्यवस्था। देखते हैं समाजवाद की उत्पत्ति हुआ कहाँ से था? तो इसका मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप होता है। औद्योगिक क्रांति की जब शुरुआत होता है तो एक नया वर्ग का उदय होता है, मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग। ठीक है, पूंजीपति वर्ग का काम क्या रहेगा? वो फैक्ट्री में पैसा लगाएगा और मजदूर वर्ग उसमें कार्य करेगा, अपना पूरा एफर्ट लगाता है, एक अपने पूरी जिंदगी का पूरा मेहनत लगा देता है और एक अपने मतलब पूंजी लगाता है। तो उसमें क्या करेगा समाज? वहाँ क्या करता है पूंजीपति लोग? पूरा मतलब अपने फायदे के लिए मजदूरों का शोषण करता है। मजदूर को कोई अधिकार नहीं देता है, उसको कोई छुट्टी नहीं, कम से कम वेतन में, क्योंकि पूंजीपति का मुख्य लक्ष्य होता है कि लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से स्थापना करता है। तो मुख्य लक्ष्य उसका लाभ प्राप्त करना ही होगा और लाभ की प्राप्ति जैसे हो, मजदूर का शोषण करके हो, उसको अधिकार से उसको कोई मतलब नहीं था। तो मुख्य रूप से पूंजीवाद की उत्पत्ति औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। औद्योगिक क्रांति के कारण वस्तुओं का उत्पादन बड़े स्तर पर हुआ और ये पूंजीवादी वर्ग का उदय होता है नया। और पूंजीवादी वर्ग के निहित स्वार्थ में मिल मालिकों की श्रमिक विद्रोही नीति और श्रमिकों के आर्थिक सामाजिक स्थिति खराब होने लगी। इससे समाज आर्थिक दृष्टि से दो वर्ग में बंट गया। ठीक, ये क्या बोल रहा है कि मतलब पूंजीवादी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो समाज दो भाग में बंटता है। कैसे बंट जाता है? पूंजीपति जो है अपने फायदे के लिए काम करने लगता है तो लोगों के उनसे सहानुभूति और एक नया मजदूर वर्ग का जन्म हो जाता है, सहानुभूति घटता है। पूंजीपति वर्ग वह वर्ग होता है जो औद्योगिक क्रांति के कारण दिन प्रतिदिन समृद्ध होता जाता है। श्रमिक वर्ग या पूंजीपति के दया पर निर्भर रहता है और उसकी औद्योगिक क्रांति के कारण स्थिति खराब होती जाती है ना। मतलब पूंजीपति वर्ग दिन प्रतिदिन अमीर होता जाता है। आज कल ही का द हिंदू का आंकड़ा ही है कि 5 बिलियनर्स लोग, जहां कोरोना के दौरान सब पूरा देश की स्थिति, सबके अर्थव्यवस्था की स्थिति जर्जर होती जा रही थी, तो वहीं 4-5 बिलियनर्स का दिन प्रतिदिन पैसा बढ़ता जा रहा है। उसमें से एलन मस्क हैं, स्पेस एक्स के संस्थापक है, मार्क जुकरबर्ग है, सब अमेरिका के ही है। तो देखिए यही है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें अमीर जो है वो गरीब के बारे में न सोचते हैं। वर्तमान समय में भी काफी है।
इसको देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ दो शब्द आता है कि यूटोपियन समाजवाद, एक वैज्ञानिक समाजवाद। यूटोपियन समाजवाद आदर्शवादी समाज एवं मार्क्स पूर्व समाजवाद के विचारधारा को व्यक्त करते हैं। यूटोपियन समाजवाद, आदर्शवादी का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसी विचारधारा जो सबसे श्रेष्ठ हो। आदर्शवादी का तात्पर्य मतलब यहाँ समाजवादी से रिलेटेड आदर्शवादी का तात्पर्य ये हुआ कि मजदूरों के हित में काम किया जाए, मजदूरों के अधिकार की रक्षा की जाए, मजदूरों को काम उतना ही दी जाए जितना वो कर सके और अधिक से अधिक उनको खुश रखने का कार्य करे ताकि वो अपने पूरे शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता के साथ काम करे और जो उत्पादन कम हो रहा था वो हो सकता है बढ़ जाए, है ना। ये था आदर्शवादी समाज। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आदर्शवादी समाज का ये सिद्धांत रहता है और इसी को बोलते हैं यूटोपियन समाज। और ये सिद्धांत जो दिया था कार्ल मार्क्स से पहले कुछ यूटोपियन समाजवादी थे। और वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्स के पश्चात का समाजवाद है। वैज्ञानिक समाजवाद वर्तमान के तर्क पर विश्वास रखता है और जैसा कि आप लोग को भी पता ही होगा कि पूंजीवादी लोग लाभ के उद्देश्य से ही स्थापना करते हैं उद्योग का, तो वो कम से कम मजदूरों को देंगे अधिकार और अधिक से अधिक अधिकार अपने पास रखेंगे। और ये वैज्ञानिक समाजवाद जो है, और ये आदर्शवादी समाज क्या बता रहा था कि अधिक से अधिक अधिकार किसको? मजदूरों के हाथ में दे देना, उनको अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करना। ऐसा संभव नहीं है। तो वैज्ञानिक समाजवाद दोनों के बीच में संतुलन बनाने का कार्य करता है, पूंजीवादी और एक यूटोपियन समाजवाद के आदर्शवादी विचारधारा के बीच में पुल का काम करता है। यूटोपियन समाजवादी, चलिए इसको ज्यादा हम ना देखेंगे क्योंकि इसके बारे में बात कर लिए हम और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। सिर्फ 2-3 यूटोपियन समाजवादी कौन थे उन वहां से क्वेश्चन आता है। यूटोपियन समाजवादी एक ऐसी समाज की कल्पना करते हैं जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना मुश्किल है। बताए ना अभी कुछ देरी पहले कि अब मजदूरों अपने फायदा के उद्देश्य से जब उद्योग की स्थापना हुआ है तो अपने फायदा के लिए ही काम करेगा, मजदूर के फायदा के लिए वो ज्यादा थोड़े काम करेगा। तो उतना आदर्शवादी समाज का होना संभव नहीं है जैसा कल्पना किए थे यूटोपियन समाजवादी। कार्ल मार्क्स के अनुसार यूटोपियन समाजवाद बहुत अधिक भाव प्रधान था। अब ये किस प्रकार से भाव प्रधान था वो आगे देखेंगे। यूटोपियन समाजवादी में रॉबर्ट ओवन यही ऑब्जेक्टिव ये सब देता है। रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन और लुई विला, मतलब कौन सा है? यूटोपियन समाजवादी से संबंधित। आदर्शवादी समाज का ज्यादा प्रेरित रहते हैं और ये सब एक्सपेरिमेंट भी करते हैं समाज पर। कोई फैक्ट्री का स्थापना करके एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मजदूर को वहां वेतन जितना चाहिए था उससे ज्यादा देंगे तो मजदूर अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करता है तो उत्पादन और बढ़ जाता है। तो वो वहां तर्क देते हैं कि मतलब संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। यानी कि अगर हमारा श्रमिक संतुष्ट होता है तो हमको जो फायदा कम होने वाला था वो ऑलरेडी ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि मजदूर को अधिक से अधिक संतुष्ट करेंगे। तो ये सब कुछ देते हैं, ये लोग का वक्तव्य है जो हम यहाँ ज्यादा डिस्कस ना करेंगे। ये सब जब क्लास चलता है ना वो मेन क्लास तो उसमें डिस्कस, ये रिवीजन क्लास है तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। वैज्ञानिक समाजवाद भी ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें भी ज्यादा हम नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा सिर्फ डिस्कस करते चलते हैं, देख लेते हैं। नैतिक सिद्धांत से कोई इसका लगाव नहीं रहता है। नैतिक सिद्धांत मतलब क्या उचित होगा क्या अनुचित होगा, इससे ज्यादा उनको लगाव नहीं रहता है। समाज की यह भावना पूर्णतः वैज्ञानिक थी, केवल वास्तविक तत्वों पर आधारित थी। बताए थे अभी कुछ देर पहले कि दोनों के बीच में सेतु का कार्य करता है, यूटोपियन समाजवाद और साम्यवाद के बीच में, ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद के पूंजीवाद के बीच में प्रमुख समाजवादी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स थे। वैज्ञानिक समाजवाद का सर्वप्रथम अध्याय 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र नामक पुस्तक में किए थे। कौन? कार्ल मार्क्स किए थे, ठीक है। हम ये बोल रहे थे कि ये वैज्ञानिक समाजवाद जो है वो आदर्शवादी समाज से थोड़ा सा उचित है, क्योंकि आदर्शवादी समाज जैसे एक कल आता है अवधारणा रामराज की अवधारणा। रामराज की अवधारणा जैसा कि तुलसीदास व्यक्त किए हैं कि रामराज एक ऐसा समाज था जिसमें ना ही लोग दुखी थे, ना ही कहीं चोरी होता था, ना ही कोई लूटपाट होता था, ना ही भ्रष्टाचार था, ना ही दो भाइयों में झगड़ा होता था, ना ही धन के लिए एक दूसरे को काटते थे। तो ये था रामराज्य, आदर्शवादी समाज। उसी प्रकार के आदर्शवादी समाजवादी व्यवस्था के रूप में बताते हैं कौन? यूटोपियन समाजवाद, जो कि संभव नहीं है, और वैज्ञानिक समाजवाद उससे थोड़ा सा लिबरल होता है ना, मतलब न्यूट्रल करके चलेगा। किसको न्यूट्रल करके चलेगा? ये ये यूटोपियन समाजवाद को भी न्यूट्रल कर थोड़ा सा लेकर के चलेगा और थोड़ा सा पूंजीवादी समाज को भी, दोनों की विचारधारा को, दोनों के फायदे को लेकर के चलेगा, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगेल्स थे।
कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है ना। जो वर्तमान समय में समाजवाद की विचारधारा का जो प्रणेता थे कार्ल मार्क्स ही थे, और वो ये किसमें ज्यादा देखने को मिलता है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र इस बात पर जोर दिया गया कि कामगारों को मात्र अपने वर्ग के प्रति निष्ठा होना चाहिए। मजदूरों का कोई देश नहीं होता, हर जगह उन्हें समान समस्या का सामना करना पड़ता है और हर जगह उनके समान शत्रु है ना। मजदूर का कोई देश नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, वो कार्य करने के उद्देश्य से किसी भी जगह जाते हैं। तो और पूंजीपति का भी कोई कुछ नहीं होता है, मतलब पूंजीपति भी अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए वो मजदूर को किसी भी मतलब कम से कम कीमत पर काम कराने पर वो एग्री कर सकते हैं, मतलब किसी भी हद तक। तो यहाँ क्या हुआ, मजदूर का कोई जगह नहीं हुआ और ना ही उसके जगह उसके पास समान कोई शत्रु है, मतलब सब जितना भी पूंजीपति है सबका व्यवहार मजदूर से उसी प्रकार का होगा जो एक पूंजीपति का होगा, है ना। तो सभी लोग एक समान के रूप में बताते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा दुनिया के श्रमिक कामगारों का हो, है ना, दुनिया के श्रमिकों कामगारों का हो, मतलब दुनिया का जितना भी श्रमिक है सब कामगार हों, है ना। इसके बारे में मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक एक समाजवादियों के बाइबिल पुस्तक की रचना की थी। एक ये आता है एग्जाम में, दास कैपिटल क्या है, किन के द्वारा रचित है, तो समाजवादियों के बाइबल है, और किन के द्वारा रचित है, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा रचित है ना। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत अब ये थोड़ा देख लेंगे, और हालांकि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है कार्ल मार्क्स के जीवनी से, उनका जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स एक जर्मनी दार्शनिक अर्थशास्त्री थे, उनका जन्म जर्मन में हुआ था, उनके पिताजी एक वकील थे। उनकी शादी होती है 14-15 वर्ष की उम्र में, और बचपन के मित्र जेनी के साथ विवाह होता है। तो इस प्रकार से कुछ जानकारियां हैं जो और भी किताब में देख लेंगे। जन्म 5 मई 1818 को एक यहूदी परिवार में हुआ था, जिसके बाद ईसाई धर्म को अपना लिए थे। पिता हेनरिक मार्क एक प्रसिद्ध वकील थे। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की थी, इसके बाद वे बर्लिन विश्वविद्यालय गए। और मार्क्स हिगल, अब हिगेल कौन है जी, हिगेल है ना, वो भी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे और उन्हीं से प्रभावित रहते हैं मार्क्स, तो वो भी उसी विचारधारा से प्रभावित रहेंगे। 1847 में बचपन की मित्र जेनी से शादी होता है इनका, ठीक है, प्यार मोहब्बत का मामला होगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स किस प्रकार का कुछ सिद्धांत देते हैं वो देखते चलेंगे, और हम इसमें ज्यादा बहस न करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे हम अच्छे से वीडियो बनाएं या फिर इसके बारे में और भी जानकारियां प्राप्त करें, तो आप आइए, हमारे ऑफलाइन क्लास चलता है, उसमें हम इसमें ज्यादा बहस न करेंगे, या एग्जाम में से रिलेटेड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। द्वंद्व भौतिकवाद का सिद्धांत दिए थे, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिए थे, इतिहास की भौतिक व्यवस्था, मूल्य एवं आंतरिक मूल्य के सिद्धांत, और राजहीन वर्गहीन समाज की स्थापना। इसमें कुछ बताए हुए होंगे जो समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं बताए हुए होंगे, ऐसे भी इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं ये ज्यादा। अब देखिए, इनके अनुसार इतिहास के 6 चरण होते हैं, है ना। आदिम समाजवादी युग जो पहले गुजर चुका है ना। फिर दासता युग का वक्त आया है, जो पूंजीपति और व्यक्ति के संपत्ति के जन्म के बाद युग के जन्म हुआ, और इस युग में समाज 2 वर्ग में विभाजित है, एक वर्ग स्वामियों का और दूसरा वर्ग गुलामियों का, है ना, गुलामों का। ये था दासता का युग। सामंतवादी युग, इस युग में समाज सामंत और कृषक वर्ग में विभाजित था। सामंत का मतलब होता है अमीर व्यक्तियों का शासक, मतलब ज्यादा पैसे वालों का शासक, वो हुआ सामंतवादी व्यवस्था। यूरोप में ये व्यवस्था ज्यादा प्रचलित था। फ्रांस की क्रांति का कारण एक ये भी था, ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था। पूंजीवादी युग, इस युग में समाज 2 वर्ग में विभाजित रहता है, पूंजीवादी वर्ग और श्रमिक वर्ग। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। समाजवादी युग के बारे में भी बात कर चुके हैं। इसमें उत्पादन के साधनों का वितरण, समाज के स्वामित्व का नियंत्रण होता है। और साम्यवादी युग, इसमें वर्गहीन समाज की स्थापना। ये थोड़ा सा अंतर है दोनों में, है ना, समाजवादी और साम्यवादी। इसके बारे में हम अच्छे से क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, जो पढ़े होंगे उनको अच्छे से जानकारी होगा, फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ दे देते हैं, है ना। क्या है, तो समाजवादी युग, इसमें उत्पादन के साधनों का वितरण, सामाजिक स्वामित्व का नियंत्रण होता है। सिर्फ सामाजिक स्वामित्व का नियंत्रण, अर्थात सरकार का नियंत्रण हो सकता है, अर्थात जो उत्पादन का साधन होगा वह उस पर सभी लोगों का नियंत्रण होगा। और सभी लोगों का नियंत्रण होगा तो जरूरी नहीं कि वो समान हो,
है ना। जैसे हमारे देश में ही सभी लोगों का नियम, जैसे एग्जाम्पल में हमारे देश का नहीं लेंगे, एक चीन का ले लेंगे, एक रूस का ले लेंगे, हालांकि दोनों साम्यवादी है, लेकिन अगर फिर भी अगर थोड़ा सा जमीनी स्तर पर जा करके देखें तो वहाँ भी कुछ निजी कंपनियां तो नहीं है, फिर भी स्वामित्व वाली कंपनियां, जैसे अलीबाबा कुछ समय पहले वहाँ कार्यरत थी, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस में थी। फिर रूस का ही कुछ कंपनी है जहाँ से भारत का एरोप्लेन वगैरह दसाल्त वगैरह से जो खरीदाता है, फाइटर प्लेन वगैरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साम्यवादी युग उत्पादन के साधनों और वितरण सामाजिक स्वामित्व का नियंत्रण होता है, और साम्यवादी में वर्गहीन समाज, ना ही कोई बड़ा होगा ना ही कोई छोटा होगा, कुछ नहीं होगा, अमीर और गरीब का फासला नहीं होगा, सब एक समान है। मतलब बड़े लोग को अगर ज्यादा पैसा कोई कमा लिया, उसका पैसा ले करके डायरेक्ट टैक्स के रूप में नहीं, डायरेक्ट ले करके छोटे लोगों में बांट दिया, ये हो गया साम्यवादी व्यवस्था। दोनों का पैसा बराबर हो गया, जो नहीं कमाया वो भी और जो कमाया वो भी। तो ये उतना उचित नहीं है। लेकिन समाजवादी व्यवस्था क्या है कि बड़े लोगों से कुछ टैक्स के रूप में कलेक्ट कर लिया, और वो टैक्स के रूप में कलेक्ट कर करके जो लोग जिनके पास पैसा नहीं है उनको वही अनुदान के रूप में या फिर प्रोत्साहन के रूप में कि वो भी मतलब आगे विकास करे, इस उद्देश्य से उनको कुछ पूंजी प्रदान करना। तो ये है समाजवादी युग। आराम से आगे बढ़ते हैं। मार्क्स का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। अब यहाँ से भी एक ही क्वेश्चन आता है मजदूर संघ को लेकर के, बस, और कुछ नहीं आता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो इस पे भी हम ज्यादा बहस न करेंगे, है ना। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, और अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था? मजदूरों के अधिकार को, मांग को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा, ठीक है। कार्ल मार्क्स का श्रेय इसको जाता है। और मजदूर दिवस का भी इसमें दिया हुआ होगा एक ऑब्जेक्टिव के रूप में, है ना। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, बस ये नहीं। और एक अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, ये नारा दिए थे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में। और एक और बात बोले थे कि मजदूर के पास सिवाय अपनी बेड़ियां खोने का कुछ नहीं था। मतलब पूंजीपति लोग मजदूर का इतना शोषण किया था कि उसके 2 टाइम का भोजन अगर उसको मिल जाता है तो वो काफ़ी है, और उसके घर में कुछ जब पैसा रहेगा ही नहीं तो उसके पास खोने का क्या चीज़ रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। और वो बेड़ियां किस रूप में बताते हैं कि वो बेड़ियां फैक्ट्री से बंधा हुआ रोजगार के रूप में जो बेड़ियां हैं, वो बेड़ियां वो खोने का डर था कि अगर हम वहाँ आंदोलन करेंगे तो हमको रोजगार छीन जाएगा, और जो रोजगार से हम बंधे हुए हैं बेड़ियां के रूप में। तो वही बेड़ियां की बात करते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे हम बोल्शेविक क्रांति डायरेक्ट, ठीक है। तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था 1970 में, रूस में हुआ था। और बोल्शेविक क्रांति, सत्ता में परिवर्तन रहता है रूस में, राजतंत्र से हट करके ये सत्ता साम्यवादियों के हाथ में, मध्यम वर्ग के हाथ में जाता है। और ये विश्व में युगांतरकारी घटना के रूप में मिलता है, और इसे रूस ही नहीं पूरे विश्व को प्रभावित करेगा, ये है ना बोल्शेविक क्रांति। फ्रांस की क्रांति भी प्रभावित करेगा। वैश्वीकरण का युग है, तो किसी भी देश में घटना होगा तो पूरा विश्व को प्रभावित करेगा। जैसे अभी मध्य एशिया का क्षेत्र, जैसे इजराइल हमास वाला लड़ाई चल रहा है जी, उसके साथ ही साथ इधर हो गया अभी पाकिस्तान ईरान के बीच में लड़ाई हो रहा है। उसके पहले यहाँ रूस यूक्रेन में लड़ाई चल रहा था, उसके पहले अफगानिस्तान वाला मुद्दा था। तो ये सब मध्य एशिया का जो अशांत क्षेत्र है, ये पूरा विश्व पर प्रभाव डाल रहा है। आर्थिक मंदी का एक कारण हो सकता है, आने वाले समय में बहुत भयंकर परिणाम देखने को मिल सकता है। यूएनओ का यहाँ भी एक असफल देख सकते हैं, असफलता। वो ना ही इजराइल फिलिस्तीन का लड़ाई को शांत कर पाया, ना ही वो यूक्रेन रूस की लड़ाई को शांत कर पाया, ना ही वो अफगानिस्तान के लोगों को लोकतंत्र बचा सका अफगानिस्तान में, ना ही वो पाकिस्तान और ईरान की लड़ाई को रोक पाया। तो यहाँ इसका यूएनओ को काफ़ी बड़ी फेल्यूर के रूप में देखा जाता है भाई। चलिए इस पर हम बहस नहीं करेंगे, इस पर एक हम सेपरेट वीडियो लेकर के आ रहे हैं बहुत जल्द। मध्य एशिया युद्ध का अखाड़ा बना, वो बहुत जल्द हम चैनल पे अपलोड करेंगे, और आई होप कि आप लोग कम से कम देख करके कुछ जानकारियां हासिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 1917 के अक्टूबर क्रांति, बोल्शेविक क्रांति इसी को बोलते हैं, या अक्टूबर क्रांति, दोनों एक ही है, ठीक है। ये हुआ क्यों था तो एक एक करके देखेंगे। अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस का सत्ता समाजवादियों के कब्जे में आ गया। मतलब राजतंत्र, जार जो शासन करता था, वहां के शासक को जार कहा जाता था, उससे हट करके किसके पास आ जाता है? समाजवादियों के हाथ में। समाजवादी मतलब वैसे लोग रहेंगे जो सभी के कल्याण की बात करेंगे, तो वो अच्छी बात है ना, अगर समाजवादियों के हाथ में आ जाता है तो।
फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटना अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ठीक है, राजतंत्र की समाप्ति के बाद सत्ता मेंशेविक दल के नेतृत्व में केरेंस्की के हाथ में आती है। ठीक है, मेंशेविक दल वहां का एक राजनीतिक दल रहता है जो तत्कालीन समय परिस्थितियों के अनुसार बनता है। उस समय परिस्थिति देखते हुए वो उस संगठन का गठन होता है और वो रूस की सत्ता को कुछ समय के लिए संभालता है। प्रथम बार यही शासन सत्ता में आता है मध्यम वर्ग के रूप में। इसके बाद 1917 में लेनिन ने अपने सहयोगी की मदद से क्रांति कर रूस में सर्वप्रथम कामगारों की सरकार स्थापित की, है ना। उसके बाद ये क्रांति पूर्ण रूप से कहा जाता है सफल नहीं होता है, तो लेनिन इसका नेतृत्व संभालेगा और ये क्रांति को पुनः अक्टूबर की क्रांति के रूप में करता है और वहां शासन सत्ता फिर चेंज होगा और फिर किसके हाथ में आ जाएगा, लेनिन के हाथ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कारण क्या था तो ज्यादा हम नहीं बात करते हुए 1917 के अक्टूबर क्रांति का कारण निरंकुश और अयोग्य शासक। वहां का शासक जो था वो जार निकोलस द्वितीय था। ये अयोग्य था। अयोग्य का मतलब क्या, ये ज्यादा चीज में मतलब इसको शासन सत्ता में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इसको सिर्फ पैसा, और वैसे भी राजा, बहुत सारे राजा उसी प्रकार के होते हैं, उसी प्रवृत्ति का ये भी था। शासन सत्ता से ज्यादा लेना देना नहीं रहता था, सिर्फ पर्व त्योहार में लगा रहता था। अपना देश के विकास से इसको मतलब नहीं था। देश का पैसा ही झूठ मूठ के अपना अय्याशी में खर्च करता था। तो दैवीय अधिकार में विश्वास रखता था। लो जी, ये कर्म कांड वाला इंसान है ना, उसे आम लोगों के सुख दुख से कतई चिंता न थी। मरो चाहे तुम जियो, हमको तुमसे मतलब ना है। प्रशासनिक अधिकारी मनमानी करते रहते थे। प्रशासनिक अधिकारी नौकरशाह, वो राजा बने फिरते थे और राजा को उससे मतलब नहीं था। ऐसी स्थिति में प्रजा में असंतोष बढ़ा और जो आंदोलन का कारण बनेगा आगे, है ना। तो पहला क्या था, जार को निरंकुशता और कृषि की दयनीय स्थिति। कृषि तो मोस्ट ऑफ आधा देश की स्थिति उस समय दयनीय ही थी, रूस का भी स्थिति वैसे ही रहता। कृषकों की दयनीय स्थिति इस कारण रहता है क्योंकि वहां सामंतवादी व्यवस्था रहता। सामंतवादी व्यवस्था कुछ देरी पहले बात किए थे, वो जो फ्रांस की क्रांति का कारण था वही था सामंतवादी व्यवस्था। ज्यादा बात नहीं करेंगे। 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर रहती थी और बहुत छोटे छोटे खेत थे। पूंजी का अभाव था किसानों के पास और जमींदार जो थे वो कृषकों का शोषण करते थे और विभिन्न प्रकार के टैक्स लेते थे। कृषि में कोई सुधार नहीं हो रहा था। राजा को कृषि से मतलब नहीं था ज्यादा। किसान क्या करेगा, विद्रोह करेगा, है ना। मजदूर की स्थिति दयनीय होती चली गई थी। क्यों, मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था पूंजीपतियों के द्वारा। उसके साथ ही साथ देश में अगर नया फैक्ट्री लगता तो मजदूरों को अपना काम करने में सुविधा होता, अलग जगह काम करेंगे। मजदूर की संख्या अगर ज्यादा रहेगा, फैक्ट्री कम रहेगा तो उसके मतलब मजदूर को पैसा कम दिया जाएगा। अगर फैक्ट्री की संख्या ज्यादा रहेगा, मजदूर कम रहेंगे तो बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा और मजदूर को वहां अधिकार ज्यादा मिलेगा, उनको अपने कार्य क्षमता का ज्यादा पारिश्रमिक मिलेगा। तो ये फायदा हो जाता है मजदूर का। वहां फैक्ट्री था नहीं तो मजदूर की स्थिति दयनीय होती चली गई। वही औद्योगिकरण की समस्या आगे बता दी है। ये भी रूसीकरण की नीति क्या थी जी, रूसीकरण की नीति कुछ नहीं है। देखिए, रूस में एक भाषा बोला जाता था, स्लाव शायद दिया हुआ होगा। अच्छा, दिया हुआ नहीं, चलिए छोड़िए, देख लेते। स्लाव जाति शायद दिया हुआ है, इसमें आगे देखेंगे तो मिल जाएगा, बुक में मिलेगा। तो रूसीकरण ऐसी व्यवस्था था जिसमें रूस का जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में जो जाति था वो अपनी संस्कृति, अपना भाषा, अपना रीति रिवाज पूरा संपूर्ण रूप रूस में थोपा गया और इसका भयानक परिणाम देखने को मिलता है और गृह युद्ध की स्थिति होती और पूरा रूस विद्रोह के चपेट में आ जाता। और ये सांस्कृतिक जो रूसीकरण की नीति है इसका परिणाम हम वर्तमान समय में देख सकते हैं। भाषा वगैरह जबरदस्ती थोपने का परिणाम एक बांग्लादेश के रूप में देख सकते हैं, नीचे श्रीलंका के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, क्रीमिया का युद्ध, ठीक है, क्रीमिया का युद्ध में रूस हार गया था और अब अपने देश को बता रहा था कि हम हारे नहीं हैं, हमारा मतलब महत्व जो है यूरोप में बनाए हुए। झूठ मूठ का अपने जनता को बोल रहा था कि हम हारे नहीं हैं। अब देखिए, जापान से भी हार गया था 1905 में, ये भी एक कारण था वहां के लोगों को विद्रोह करना। मतलब इतना बड़ा देश, बताइए, इतना खराब स्थिति, इसके साथ ही साथ बार बार लड़ाई में हार रहा है। मतलब राजा को वहां राजपाट से मतलब नहीं है, राजपाट से मतलब रहता तो एक छोटा सा जापान देश उसको हरा करके चला जाता। देखिए, तो जब जापान से हारता है, इसी दौरान देखिए खूनी रविवार की घटना होती है, इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, है ना। 1905 में रूस जापान युद्ध में रूस पूरी तरह पराजित हुआ। रूस की महानता का भ्रम चकनाचूर हो गया।
कि हम पूरा यूरोप के बादशाह हैं, यूरोप में सबसे ज़्यादा क्षेत्र रूस में पड़ता है, तो उसका जो भ्रम था कि हम सबसे महान है वो टूट गया। जब रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्य, अच्छा आयरन वर्क्स और उसकी नौकरी हटा दिया गया, तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ दिया। चलिए, देश में भी स्थिति खराब होता जा रहा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छवि बिगड़ता जा रहा था। तो अब क्या होगा, यहाँ के लोग पादरी और गोपेन के नेतृत्व में मजदूर एकजुट विक्टर पैलेस वो राजा का महल था, है ना, उसकी तरफ आगे बढ़े लोग विद्रोह करते हुए, और वही रोटी दो के नारे के साथ हमला बोल दिए, और घटना में 100 से अधिक मजदूर मारे गए, लगभग 300 लोग घायल हो गए। इतिहास के इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, और 1950 की क्रांति की शुरुआत में इस घटना के कारण जार ने प्रतिनिधि संगठन ड्यूमा का गठन करता। ड्यूमा क्या था, एक प्रजातांत्रिक संगठन था, जिस प्रकार से भारत में संसद है, ठीक है, तो संसद का गठन करता है, लेकिन उसका भी फिर बाद में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो फिर से विद्रोह करेगा। आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे खूनी रविवार का बहुत अच्छे से डिफिनीशन किताब में दिया हुआ है, एक बार हम भी बता देते हैं कि जब जापान से हारता है रूस, तो फटे बुरे हाल में सैनिक वापस आते हैं रूस की जनता उन्हें देख करके स्तब्ध हो जाती है, और महानता का भ्रम टूट जाता है कि हमको पूरा विश्व में महान बोला जाता है। महानता का भ्रम टूटता है, देश में स्थिति, बेरोजगारी, भूखमरी, ये सब तो थी व्याप्त। अब बाहर के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी खराब हो गए थे, तो अब यहाँ का जनता रोटी दो नारों के साथ जार के महल की तरफ बढ़ा, और जार ने इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। रविवार का दिन था, इस कारण इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। चलिए, हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, यहाँ भी बेचारा मुंह काला करवा लिया जार निरंकुश। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा हम फोकस न करेंगे, काहे कि प्रथम विश्व युद्ध में सिर्फ रूस की पराजय हो गया, उससे ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मार्च की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र का अंत। 22 फरवरी 1917 को जूलियस कैलेंडर में राजधानी पेट्रोग्राड की सड़कों पर किसान और मजदूर जुलूस निकाले। जुलूस काहे के लिए निकाल रहा था मजदूर को अधिकार की रक्षा नहीं हो रहा था, किसान के टैक्स में वृद्धि हो रहा था, किसान के कृषि सुधार नहीं हो रहा था, तो ये सब जुलूस निकाल रहा था। देश में स्थिति, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मजदूर और कृषकों की दयनीय स्थिति, तो इसको लेकर के ये लोग आंदोलन करता है। 23 फरवरी कैलेंडर के अनुसार अनेक महिला मजदूर बहुत सारे कारखानों में हड़ताल कर रही थी, है ना, मतलब इसके साथ ही साथ महिलाओं ने भी इसमें साथ दिया, और फेनरेवेल रिहायशी इलाकों में सरकारी इमारतों को मजदूर ने घेर लिया, सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। अब ये सब घटनाक्रम चलता है, किसका है, मार्च की क्रांति का ये सब घटनाक्रम है, और ये घटनाक्रम चलेगा तो क्या करेगा, राजा एक्शन लेगा, किस लिए, अपने राजतंत्र को उसको बचाना है ना। सेना की एक टुकड़ी ने भीड़ पर गोली चलाने कहा गया, तो उसने विद्रोह कर दिया। लो, अब जो सेना की टुकड़ी है वो भी नहीं साथ दे रहा है, क्या, जार का अपना सबसे विश्वसनीय टुकड़ी था वो भी विद्रोह कर दिया। अब जार के पास कोई रास्ता नहीं बचा, फलतः वह भाग गया, छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। जार निकोलस द्वितीय और जरीना को गोली मार दिया गया भागने से पहले। लो, भागेगा कहाँ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जब उसकी मृत्यु होती है तो क्या होगा, मध्य वर्ग के नेतृत्व में सरकार का गठन होगा, और वही बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ, और सरकार के मतलब इसका नेतृत्व कौन किया था, अलेक्जेंडर केरेंस्की के नेतृत्व में हुआ था सर्वप्रथम, ठीक है। तो इसके बारे में हम पहले भी स्टार्टिंग में ही बताए थे। बुर्जुआ वर्ग, जिसके अंतर्गत मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, ये सब आते हैं, सब बुर्जुआ वर्ग के अंतर्गत, ठीक है। तो बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत कैसे होती है वो एक बार देख लेते हैं, इसमें भी कुछ पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता लेनिन रूस लौटा। ये अब देखिए, ये रूस लौटता है मतलब पहले कहीं और होगा। जब ये समाजवादी जब रूस में नारा लगाया, तो इसको जार निकोलस यहाँ का शासक था, इसको निर्वासित कर दिया। निर्वासित नहीं, इसको मतलब धमकी वगैरह देता है, या फिर भी डर से वे दूसरा देश छोड़ करके चला जाता है। जब यहाँ से जार निकोलस द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, यहाँ के लोग मार देते हैं जब उसको, तो वहाँ वापस आता है कौन, लेनिन लौट करके, और यहाँ 1917 में बोल्शेविक के एक संगठन के रूप में ये निर्वाचित होता है, ठीक है। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया
जाए, सारी जमीन किसान के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ठीक, किसानों के हित में आवाज उठाता है। जब किसानों की जनसंख्या ज़्यादा थी, मध्यम वर्ग की, बुर्जुआ वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा थी, और बुर्जुआ वर्ग के साथ ये आवाज़ को बुलंद करता है और वही आवाज़ की बुलंदी इसको आने वाले समय में सरकार गठन में मदद करेगा। अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये 3 मांग जो है इनका अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ये 3 मांग क्या क्या था? युद्ध समाप्त, यानी कि लड़ रहा होगा मतलब द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहा था, वो समाप्त करने का। सारी जमीन जो है वो किसानों को दिया जाए और बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाए। बैंक का राष्ट्रीयकरण करने से क्या मतलब है? जब बैंक का राष्ट्रीयकरण होगा तो देश में किसानों को उससे ऋण दिया जाएगा। जब कृषक को ऋण मिलेगा बैंक से तो क्या होगा? कृषि का विकास होगा। कृषि का विकास होगा, किसानों की स्थिति सुधरेगी, देश की स्थिति सुधरेगी। ठीक है, चलिए, लेनिन यह भी सुझाव दिया कि रेडिकल उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी नामक कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। ठीक है, पहले रेडिकल पार्टी नाम था इसका, लेनिन के पार्टी का, और उसका नाम बोल्शेविक पार्टी रख दिया गया। अब कुछ समय के बाद वही क्या करेगा? बोल्शेविक पार्टी देश की मतलब देश में जब गृह युद्ध का माहौल होगा तो क्या करेगा? वो संपूर्ण सरकारी ऑफिस पर कब्जा कर लेगा। जब सरकारी ऑफिस पर कब्जा कर लेगा तो क्या हो जाएगा? पूरा अधिकार किसके अधिकार क्षेत्र में आ गया? पूरा लेनिन के अधिकार क्षेत्र में आ गया, और वही हो जाता बोल्शेविक क्रांति, अक्टूबर क्रांति के रूप में जाना जाता। जब लेनिन के अधिकार क्षेत्र में आ गया और वो उसका नेतृत्व लेनिन कर रहा था, तो अगला सरकार कौन बनेगा? रूस का लेनिन बनेगा। ठीक है, अब शासन की बागडोर बोल्शेविक के हाथ में आ गई। देखिए, वही अंततः क्रांतिकारियों ने पेट्रोग्राद के भवन पर नियंत्रण कर विक्टर पैलेस को भी जीत लिया। केरेंस्की को रूस छोड़कर भागना पड़ा। मतलब जो पहले बुर्जुआ वर्ग के साथ जो शासन बना था केरेंस्की, वो छोड़ करके भाग गया रूस को, और अक्टूबर क्रांति पूर्णतः संपन्न हुई। ट्रटस्की सरकार का विदेश मंत्री बनाया जाता है। मतलब लेनिन जो सरकार का गठन करता है उसमें ट्रटस्की को विदेश मंत्री बनाया जाता है। अक्टूबर क्रांति के बाद क्या क्या कुछ परिवर्तन करता है वो देख लेते हैं। तो लेनिन सत्ता में आने के बाद सर्वप्रथम जर्मनी के साथ विस्टोलेस्ट की संधि करता है। वह सत्ता में आने के साथ विस्टोलेस्ट की संधि किस लिए किया था? अब हमको लड़ना नहीं है ना, प्रथम विश्व युद्ध से वो अलग हो जाता है, क्योंकि उसको अपना देश की समस्या दिख गया था। यहाँ समस्या बेरोजगार, यहाँ किसानों की समस्या, हम लड़ करके क्या करेंगे, और हमारा संसाधन का नुकसान हो रहा है। तो वो संधि पर दस्तखत करता है और प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाता है। इस संधि में सोवियत रूस लगभग 1/4 भूभाग गवा दिया था, परंतु लेनिन प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। ठीक है, वही बात, बोल्शेविक सरकार की नीतियों से परेशान होकर गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही समर्थक ने बोल्शेविक की निंदा की। अब देखिए, ये नीति से कोई भी निर्णय सभी के पक्ष में होता नहीं है, तो कुछ लोग उससे उदास होंगे ही। तो वो उदास हुए कौन से लोग? कुछ बोल्शेविक और कुछ समाजवादी, कुछ उदारवादी और कुछ राजशाही लोग। और ये उदास होकर इसका निंदा करने लगे, इसकी बुराई करने लगे। तब ये क्या करेगा? एक और उसके साथ ही साथ देश में भी भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब समस्या है ही था। तो एक सेना का गठन करेगा। उस सेना का काम क्या रहेगा? वो जो गुप्त सेना का गठन करता है, वो गुप्त सेना का नाम रहता है लाल सेना, ऐसे ही करके कुछ है। तो वो सेना का काम क्या रहता है? जो समस्या, आंतरिक समस्या है, उससे निपटना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए आएगा आगे। ट्रटस्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना गठित की गई। लाल सेना का विदेश हमले का सामना करना था। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए चेका नामक पुलिस संगठन बनाएगा। बोले ना, मतलब कुछ गुप्त कार्य संस्था की स्थापना किया जाता है। किस उद्देश्य से? हमारे देश में आंतरिक समस्या को भी सुलझा ले। और ये गुप्त कार्य संगठन क्या था? आंतरिक समस्या को सुलझाने के लिए चेका, और बाहरी अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाने के लिए लाल सेना का गठन करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नए संविधान का निर्माण करेगा। इससे ज्यादा कुछ हमको देखना नहीं है। 1918 में विश्व में पहला समाजवादी शासन स्थापित होता है और रूस देश का नया संविधान बनाता है। चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद युद्धरस्त साम्यवाद, नई आर्थिक नीति, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो नई आर्थिक नीति में क्या था? अब देश की स्थिति, वैसे ही रूस की स्थिति खराब हो ही रही थी, कृषकों की स्थिति अभी सुधरी नहीं थी। तो एक नई नीति लेकर के आता है जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। और नई आर्थिक नीति के आधार पर ये देश को विकास करने का काम करता है और काफी इसके फायदा होता है। ठीक है, तो अब नई आर्थिक नीति का पॉइंट क्या क्या था? किसानों से उसके अतिरिक्त उपजाऊ अनिवार्य वसूली की गया,
मतलब जितना टैक्स था वो पैसा किसानों से ले लिया गया और उसको शेष बचा हुआ था वो अपना जैसे यूज करे वो उसका है ना, वही इसका तात्पर्य। सरकार अनाज के स्थान पर कर लेना प्रारंभ कर दिया, अनाज के स्थान पर वो टैक्स लेना प्रारंभ कर दिया पैसे के रूप में। सरकार जमीन का राष्ट्रीयकरण करके किसानों में बांट दिया, जो पूंजीपति लोग थे उनके जमीन को लेकर के कृषकों में बांट दिया ताकि वो अपने मतलब पूरे मन तन से वो कार्य कर सके। जिन उद्योग में कर्मचारियों की संख्या 20 से कम थी वो उद्योग को व्यक्तिगत स्वामित्व पर चलाने का अधिकार दे दिया। देखिए साम्यवादी तो बोल रहा है, लेकिन जहाँ 20 लोगों से कम है उसको व्यक्तिगत लोग उसको हैंडल कर सकते हैं, है ना। ये उद्योग के विकेंद्रीकरण कर दिया गया और उन्हें निजी प्रबंधन के स्वामित्व को छूट दे दी गई। इसके साथ ही साथ वेतन और मजदूरी का नगद भुगतान किया जाने लगा, सीमित विदेशी पूंजी अनुमानित प्रदान की गई, बहुत बड़ी संख्या में सरकारी संघ समिति स्थापित किया गया, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा के लिए राजकीय बीमा एजेंसी शुरू की गई। ठीक है, तो ये किसानों के लिए कुछ काम किया जाता है, कुछ मजदूरों के लिए काम किया जाता है, क्योंकि कृषक और मजदूर की स्थिति जब सुधरेगी तो देश की स्थिति ऑब्वियसली बात है कि वो सुधर जाएगी, तो उनके लिए कार्य किया जाता है और स्थिति सुधरता है। और इसी के तहत वो 10 वर्षीय योजना लेकर के आता है और भारत भी उसी के तर्ज पर 5 वर्षीय योजना लेकर के आता है। और वहाँ 10 वर्षीय योजना ला करके रूस पूरा विश्व को दिखा देता है कि किस तरीके से एक प्लान वे में अगर हम काम करेंगे तो कृषि का विकास या कोई भी क्षेत्र में हम कैसे विकास कर सकते हैं। ठीक है, नई आर्थिक नीति के परिणाम क्या हुआ? कृषि के उद्योग उत्पादन में मतलब वृद्धि होता है, जमीन का राष्ट्रीयकरण के कारण जमींदारी व्यवस्था समाप्त हो गई, उत्पादन वृद्धि होगा, इससे अतिरिक्त उपज को बाजार में बेचने के लिए किसानों की स्थिति सुधर गई। जब उपज ज्यादा हो गया तो किसान बाजार में बेच करके अपनी स्थिति सुधार लिया। नई आर्थिक नीति के लागू हो जाने पर बलात्श्रम करवाने के समान वेतन देने की समाप्त हो गई। ठीक है, बलात्श्रम जो बिना वेतन के काम कराते रहता था वो भी समाप्त हो गया धीरे धीरे। रूस का पुनर्निर्माण संभव हो सका, जो रूस अभी विश्व में एक समस्या के रूप में था, मतलब खास करके एशिया यूरोप में, अपने देश में ही वो बहुत सारी समस्या था उसके, वो समस्या समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्टालिन और सोवियत संघ। स्टालिन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब रूस की मृत्यु के पश्चात अगला नेतृत्व करता है रूस का, वो है स्टालिन। और स्टालिन 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद पार्टी का कमान संभालता है और ये तो थोड़ा सा तानाशाही रवैया का था। स्टालिन थोड़ा सा तानाशाही के रवैया का था, फिर भी ये रूस के परिप्रेक्ष्य में अपने देश के विकास के लिए काफी कार्य करता है। रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा जी, तो ये भी एग्जाम में आता है। सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्थापना होता है, मतलब एक राजतंत्र से लोकतंत्र नहीं बल्कि साम्यवादी विचारधारा के लोग रखने वाले लोगों के हाथ में सत्ता जाती है। और वो विचारधारा कैसे लोग रख रहे थे, तो मध्यम वर्ग के लोग, और उन्हीं के हाथ में सत्ता चले जाता है ना। पूरे विश्व में पूंजीपतियों एवं मजदूरों के बीच संघर्ष बढ़ गया। संघर्ष क्यों बढ़ गया? क्योंकि मध्यम वर्ग के हाथ में सत्ता चलाया था और वो विकास को दर्शा दिया था, और विकास पूंजीपति वर्ग के सत्ता वाले देश से ज्यादा विकास को दर्शा दिया था, जो कि पूंजीपति देश पर प्रश्न चिन्ह खड़ी कर दिया कि हम बिना पूंजीपति के भी हमारा देश विकास कर सकता है, बिना राजतंत्र के भी हमारा देश विकास कर सकता है, जब हम सभी को अधिकार देंगे तो वहां भी लोग अधिकार का मांग करेंगे, विश्व के अन्य देश में भी। तो उसी कारण क्या करता है, पूंजीपति और मजदूर के बीच संघर्ष खड़ा कर देता है अन्य देश में। इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश के खिलाफ विद्रोह कर दिया, है ना। और भी मतलब विश्व के बहुत देश को प्रभावित करता है। अनेक देश में साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है। रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवाद देश ने भी इसका परिवर्तन रूप मॉडल को अपनाया, है ना। मतलब रूसी क्रांति में एक साम्यवादी का जो रूप आता है उसको विश्व के अन्य देश द्वारा भी अपनाया जाता है। और ये रूप साम्यवादी के रूप में ही नहीं रहता है, समाजवादी के रूप में रहता है, कल्याणकारी के रूप में रहता है। जैसे संस्था की स्थापना, गरीबों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के संस्था खोला जाना, इस प्रकार के मॉडल को अपनाया जाता है। साथ ही साथ साम्यवादी और समाजवादी, साम्यवादी और पूंजीवादी मिलाकर के भारत मिश्रित मॉडल को अपनाता है। तो ये विश्व को एक मतलब प्रारूप तैयार करके देता है, वो किस प्रकार से देश का विकास कर सकते हैं एक ऑप्शन के तौर पर। जो उस समय सिर्फ राजतंत्र और पूंजीपति का ही बोलाबाली चल रहा था, और वहाँ मध्यम वर्ग ने अपने सत्ता हाथों में लेकर के बता दिया कि देश का नेतृत्व अगर मध्यम वर्ग के हाथ में रहेगा तो शासन सत्ता और अच्छे से कायम हो सकता है और देश की स्थिति और सुधर सकती है। तो ये चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो चुका है हिस्ट्री का, और आप हमारे साथ बने रहेंगे तो पूरा हिस्ट्री का रिवीजन बहुत जल्द हम करवा देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा
जानकारी और प्राप्त करें तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे।